नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका इस खास वीडियो में जहां हम चर्चा कर रहे हैं भरण पोषण की यानी राइट ऑफ मेंटेनेंस पर। आपने कभी सोचा है कि अदालत आखिर किन मापदंडों को ध्यान में रखती है जब वह मेंटेनेंस की रकम तय करती है? आइए इस वीडियो में इसे विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, जहां भी अमाउंट देने की बारी होती है, इसके दो पक्ष होते हैं, एक देने वाला और दूसरा लेने वाला। देने वाला हमेशा अपनी स्थिति को कम बताता है कि उसकी स्थिति बहुत खराब है और वह अधिक देने की स्थिति में नहीं है। दूसरा पक्ष जो लेने वाला है, न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरे पक्ष का भी, वह आर्थिक और या सामाजिक क्षेत्र को हमेशा अच्छा ही बतलाता है ताकि उसे अधिक से अधिक रकम मिल सके। लेकिन वहां एक तीसरा पक्ष होता है जिसका काम दोनों को बैलेंस करना होता है, पर वो है कोर्ट। अब चूंकि कोर्ट है, इसलिए उसे एविडेंस चाहिए, इसलिए इसमें एविडेंस दोनों तरफ से दिए जाते हैं। एविडेंस के अलावे भी और कई बातें होती हैं जिन्हें कोर्ट ध्यान में रखती है। इसलिए कौन कौन से ऐसे कंसिडरेबल बिंदु होते हैं जिसके आधार पर की मेंटेनेंस का अमाउंट तय होती है, इसे जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें। दोनों पक्षों के आय, इस बारे में रजनीश बनाम नेहा का आदेश बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें कहा गया कि कोर्ट दोनों पक्षों से एक शपथ पत्र ले। इसमें उन्हें संपूर्ण संपत्तियों को बताना होगा, यानी उनके पास कितनी जमीन, प्रॉपर्टी, मकान, चल अचल संपत्ति है, क्या कोई व्यवसाय चल रहा है। इतना ही नहीं, उससे मिलने वाले लाभ, शेयर, किराया और अन्य स्रोत जहां से उन्हें आय मिल रही हो को भी देना जरूरी होता है। इस आय के स्रोत को कोर्ट से छुपा नहीं सकते, क्योंकि छुपाने पर क्रिमिनल केस भी चल सकता है। इधर पत्नी भी है, उसके संपत्तियों को बताने के लिए वह भी एक शपथ पत्र देखकर बता सकती है कि पति की कुल संपत्ति क्या है, कुल आय कितनी है, पति ने प्रॉपर्टी के विवरण देने में सही आंकड़ों को दिखाया है या नहीं। यह तो हुई पति की आय। लेकिन यह मामला यहीं समाप्त नहीं होता है। अब कोर्ट दूसरा पक्ष भी देखता है। पत्नी की आय, उसकी प्रॉपर्टी और क्षमता का भी कोर्ट ध्यान रखती है। एक बात जान लें कि कभी भी यह पति के लिए यह बचाव नहीं हो सकता कि पति को कमाई का कोई साधन नहीं है, यदि वह शारीरिक और मानसिक रूप से फिट है। तीसरा पॉइंट है पति की लायबिलिटी यानी जिम्मेदारी। क्योंकि जो शपथ पत्र दिया जाता है उसमें पति अपने संपत्तियों के साथ साथ जिम्मेदारियां भी दिखलाता है, तो पति की जिम्मेदारी यदि अधिक है तो यह भी राशि को प्रभावित कर सकता है। लेकिन यह जिम्मेदारी प्राकृतिक होनी चाहिए, न कि बनी बनाई यानी स्वनिर्मित जिम्मेदारी, जैसे लोन, परिवार का स्वास्थ्य मुद्दे, अविवाहित बहन की शादी, नाबालिग भाई बहनों की शिक्षा। अब मान लें कि पति घर में अकेला ही कमाने वाला सदस्य है और पिता बीमार हो, माता पिता के पास आय के साधन भी न हो, पर उस पर छोटे भाई बहन की शिक्षा और शादी की जिम्मेदारी हो, तो पत्नी को मिलने वाली रकम को कोर्ट कम कर सकती है। लेकिन स्थिति ठीक इसके उल्टा हो, यानी पति की जिम्मेदारी ना के बराबर हो और पत्नी बच्चों को साथ में रख रही हो, तो बच्चों के खर्च के लिए भी पति की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। तब कोर्ट की सहानुभूति पत्नी के साथ होगी। तब कोर्ट की टमो। अब आते हैं चौथे पॉइंट पर, और वह हो सकता है जीवन साथी के साथ बिताया गया समय। स्थायी भरण पोषण देने के समय यह देखा जाता है कि दोनों पक्ष कितने समय तक साथ में रहे हैं। लंबी अवधि के विवाह में रकम अधिक मिल सकती है, जबकि कम अवधि के विवाह में भरण पोषण की राशि कम हो सकती है, क्योंकि छोटी अवधि की शादी में पत्नी के सामने कई विकल्प होते हैं, जिसमें शामिल होता है कि वह दूसरी शादी भी कर ले। बच्चे न हो तो वह भी पति के पक्ष में एक अच्छी और सकारात्मक बात होती है। ठीक है, पत्नी खुद कितना कमा रही है या उसकी क्षमता कि वह खुद कितना कमा सकती है। क्या वह शिक्षित है, ऐसी कुशल महिला है जो स्वयं भी कमा सके। लेकिन पति के लिए यह कोई कारण नहीं हो सकता
और वह अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता कि उसकी पत्नी शिक्षित है या खुद कमा रही है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वह यह कि यदि पत्नी ने अपने करियर को बलिदान कर दिया हो, अपने परिवार की देखभाल के लिए, अपने ससुराल वालों की खुशी के लिए, बच्चों के पालन पोषण के लिए, और उसका करियर खराब हो गया हो, तो पत्नी का दावा वास्तविक हो जाता है और उसे कम नहीं किया जा सकता। तो यह थे वे फैक्टर जिन्हें कोर्ट भरण पोषण की राशि तय करते वक्त देखती है। लेकिन यदि हम कहें कि सिर्फ यही पैरामीटर हैं, तो यह कहना सही नहीं होगा। कोर्ट के लिए कोई एक सीधा फॉर्मूला नहीं होता। कोर्ट दूसरे छोटे छोटे फैक्टर को भी ध्यान में रखती है और उन आधारों पर तय करती है कि भरण पोषण की राशि कितनी होनी चाहिए या स्थायी भरण पोषण कितना होना चाहिए। हर एक केस की परिस्थिति अलग अलग होती है, इसलिए उसे एक सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, यह थे वे पॉइंट्स जिन्हें पार्टी को कोर्ट के सामने रखने होते हैं, और जिसके पॉइंट में जितना जोर होता है उसी आधार पर कोर्ट मामले में निर्णय करती है। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो भी पसंद आया होगा दोस्तों। इसे आप लाइक करते रहें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। अलग टॉपिक की इजाज़त।